नमस्कार। मैं वर्षा परगट फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सीजेपी का प्रदर्शन होने के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। स्वाभाविक है, इतने सालों के बाद भी जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चाहिए था वैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। जो परंपरा आ रही थी ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई, उसी के लाइन पे, रोड मैप पे चलता रहा। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जैसे सरकार बदली तो सबको फिर ऐसे लगने लगा कि नहीं नहीं, इसमें भी चेंजेस होने चाहिए। इतने साल तक, दशकों तक जिनका भी सत्ता में कामकाज रहा है, उन्होंने तो क्या क्या किया है इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में आए एक रिपोर्ट की, नीति आयोग, और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट भेजी है। और इसी के लिए आज ये चर्चा है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, भले ही सरकार बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा साइड भी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारा कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी कुछ काम हो रहे होंगे, लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत काम करना बाकी है। और सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। और साथ साथ मुझे याद आता है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को एक सजेशन दिया था कि भारत को अब विकसित भारत बनाना है तो पहले ये दो फील्ड्स है, उसके ऊपर पहले काम करिए। एक है हमारा संरक्षण दल, जिसमें आर्मी, नेवी, एयर डिफेंस, पुलिस सब कुछ, और दूसरा है शिक्षण व्यवस्था। नहीं हुआ, जिसके परिणाम आज हम देख रहे हैं, और इसलिए प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आइए इसी के बाद पे चर्चा करते हैं नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है। और सर, ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी आपका कि ये बहुत ही गहन विषय के लिए आपने मुझे चुना। वैसे मैं अगर इसे कहूं तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट जो है, ये हाँ, शिक्षा व्यवस्था पर नहीं, इसको समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था पर नहीं। ये रिपोर्ट जो है, इसके टाइटल में ही स्पष्ट लिखा है री इमेजिनिंग स्किलिंग। तो भारत के जो छात्र हैं उनमें जो कौशल्य विकास होना चाहिए, उसको लेकर क्या हुआ है, उस पर ये रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट को अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट, उसका कंक्लूजन निकालेंगे तो ये आपको वही दिखा कि भाई क्या स्थिति है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं मेरी दृष्टि से इस रिपोर्ट को देखता हूं तो क्या दिखाता है। इसका निष्कर्ष ये है कि भारत की जो समस्या है वो स्किल प्रोग्राम नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्या क्या है, पिछले एक दशक की अगर हम बात करें तो करीब करीब 7.67 लोगों को फॉर्मली मतलब एक स्किलिंग हुई है इनकी, उनको स्किल किया गया, उनमें ये स्किल डेवलप की गई। करीब 34,000 करोड़ रुपए एनुअली स्किल क्रिएशन के लिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए अलोकेट किए गए। परंतु फिर भी इस एक दशक की अगर हम बात करें, 2020 में एनईपी आई और वो सब जो अगर हम बात करते हैं तो क्या है, मुख्य समस्याएं जो हैं वो एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ब्रिज होना चाहिए। ठीक है, कि स्कूलिंग हो रही है तो स्कूलिंग के साथ स्किलिंग होनी चाहिए, स्किलिंग हुई है तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इन यस, तीनों के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए। ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज नहीं है, या कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रिज बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी वो ब्रिज जो है वो पटना में, बिहार में जैसे गिरते थे, कुछ उस प्रकार के बने हुए हैं। तो यस क्या सर। है कि डिग्री है परंतु जॉब नहीं, ट्रेनिंग है प्लेसमेंट नहीं है, स्किल है वेज ग्रोथ नहीं है, और कैरियर पाथवे जो है वो ट्रस्टेबल नहीं हुए हैं अभी भी। यस, विमेन स्किलिंग है परंतु मोबिलिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, और केयरिंग बाकी सारे जो हैं केयर गिविंग बैरियर्स भी हैं।
नीट का एक अच्छा NEET जो है एक लिखा है, ट्रेनिंग है, जॉब ट्रेनिंग है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो प्रपोज क्या किया है नीति आयोग ने? पहले ये जो देखते हैं, ये जो आइडेंटिफाई किए निष्कर्ष कि इतनी इतनी समस्याएं हैं, तो नीति आयोग ने सरकार को जो है वो कुछ प्रपोजल्स भी दिए। क्या यस, करना चाहिए सरकार को कि स्कूल जहां पर है वहीं पर ही आपको स्किलिंग करनी है, यानी 6th से 6वीं यस, कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट होना आवश्यक है, ये बताया। फिर उसे डेवलप करना चाहिए, उसको ये अपग्रेडेशन होना चाहिए, ये लाइफ लॉन्ग पाथवे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 6वीं में जो स्किलिंग कर दी तो 7वीं में फिर दूसरा कीजिए, 8वीं में तीसरा कीजिए, उसको एक सस्टेन होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ पर जो है वो सफलता का जो मानदंड है वो क्या है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया, एक मानदंड बना हुआ है। आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दिया? हमने, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि 7.67 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दे दी, उनका स्किलिंग कर दिया। परंतु समस्या है ये है कि स्किलिंग करने के बाद कौशल्य विकास हुआ, एजुकेशन दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद कितने लोगों को नौकरी मिली, उनकी आमदनी बढ़ी, कितने लोगों ने उसी में जिसमें आपने उनको स्किलिंग उनका कौशल्य विकास किया उसमें ही कैरियर बनाए। राइट, हमारे मानदंड जो हैं वो इस प्रकार होने चाहिए, नहीं कि हमने कितने लोगों को ट्रेन कर दिया। वर्तमान स्थिति जो है, मतलब पिछले, अभी भी यही है स्थिति, कुल मिलाकर यही हो रही है। तो अभी देखिए कि सिस्टम एनेबल कहां पर होनी चाहिए। मैंने कुल कुल मिलाकर 15 पॉइंट्स इसमें से निकाले थे कि इस 15 चीजें जो हैं जो नीति आयोग ने कही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मूल समस्या को नीति आयोग ने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला क्या है कि विमेन आपके पास 47% है, नीट यानी जो नॉट एजुकेशन भी नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है, ऐसा है, ये 43% है। हायर एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो है 36% है। फॉर्मल वर्कर्स जो है आपके पास 52% है। इनफॉर्मल वर्कर्स जो है वो 55% है। इनके लिए योग्य स्किलिंग प्रोग्राम जो है वो कहां पर हो रहा है ये इनको पता ही नहीं, ये एक है। दूसरा क्या था कि इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग है परंतु कैसी है पता नहीं है, ये है ट्रेनिंग अवेलेबल है, कैसी है, तो घर के नजदीक नहीं है, या जहां पर जॉब करें वहां पर नजदीक नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, वर्क जो कर रहे हैं उसके साथ की जा सके ऐसी सुविधा नहीं है। फी जो है वो बड़ा बाध्य बना हुआ है। फी जो है वो फी अगर मैं दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जॉब के साथ या पढ़ाई के साथ साथ उनका कौशल विकास हो रहा है, इसके लिए अगर वो कोई फी पे कर रहा है तो वो फी उसको वापस मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने कौशल विकास हो गया तो उस समय जो फीस दी वो वापस मिलनी चाहिए, परंतु स्किलिंग के बाद उसको जो आमदनी होती है वो उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं हो रहा। 80% फीस जो है, 80% से ज्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं वो सबसे बड़ी उनकी जो बैरियर बनी हुई है ये फी वाला बैरियर। फिर यस, लर्निंग डिलीवरी है, थियरी बेस्ड, हमारा सारा जो स्किलिंग है वो थियरी बेस्ड हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है हमारा कैसा होना चाहिए कि हमारा वर्तमान स्ट्रक्चर जो है वो स्किलिंग होती है, स्कीम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, कन्वर्जन्स भी हैं, डिग्री बेस्ड हायरिंग हो रहा है। ये जो हो रहा है डिग्री बेस्ड हायरिंग हो रहा है, स्किल बेस्ड हायरिंग नहीं हो सर। रहा। ये करने और की आवश्यकता है वर्तमान में। सर, और एक सर, मैंने जो रिपोर्ट आया था उसमें ये बात कही गई है, गवर्नमेंट स्कूल का जो एनरोलमेंट शेयर है वो 49.24% बताया है, प्राइवेट स्कूल का 44.01% है ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस।
टोटल स्कूल्स हमारे 14.71 लाख है और स्टूडेंट्स 24.69 करोड़, और मोर देन 1 लाख सिंगल टीचर स्कूल्स है सर। मोर देन 1 लाख सिंगल टीचर स्कूल है। तो ये जो 49.24% का जो एनरोलमेंट है, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं या फिर स्कूल्स बंद हो रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है सर। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार को अभी सीरियसली लेना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान चला, लेकिन अभी जो समस्याएं आ रही है उसके लिए जो नीति आयोग ने, आपने जैसे बताया, सजेशंस भी दिए और रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारा 49 पॉइंट, ये अभी सर कितना कम है सर? देखिए, वैसे तो एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी कि कुल मिलाकर 94,000 स्कूलें जो हैं वो बंद हो चुकी, सरकारी स्कूल। तो ये जो है सरकार ने ये सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो इतना, भारत अभी इतना धनाढ्य नहीं हुआ। यस। भारत अभी भी गांव में बसा, भारत अभी भी वो छोटी छोटी चॉल्स में बसा है, बस्तियों में बसता है। वो अभी भी बड़े बड़े बंगलोज में नहीं रहे। अगर मुंबई की बात करें या दिल्ली की बात करें तो वो लुटियंस में नहीं रह रहे हैं या फिर नेपियन सी रोड पे रहने वाला भारत नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वहां पर जिस प्रकार से क्यों बच्चे या पेरेंट्स जो हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, इसका कारण ज्यादातर ये है कि सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो अप टू दी मार्क नहीं, यस। क्वालिटी नहीं। हाँ। तो उसमें सुधार होना चाहिए। दूसरा, शिक्षक, जैसे आपने बताया कि 1 लाख से ज्यादा ऐसी स्कूलें हैं जहां पर करीब करीब एक ही शिक्षक है, और करीब करीब मैं आपको बताता हूँ करीब 35,000 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एनरोलमेंट ही नहीं है। 3500 स्कूल ऐसी हैं करीब कि उसमें कोई बच्चा ही नहीं है, कोई स्टूडेंट ही नहीं है। एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए, ड्रॉप आउट घटना चाहिए। खास करके सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जो शिक्षकों का अपॉइंटमेंट, मैंने अभी कल मेरी जो यूट्यूब चैनल है देवेंद्र के साथ भारत की बात, उस पर ये बात कर रहा था। हाँ सर। मैं एक्चुअली वो आशुतोष रांका राजस्थान में गया, उस हिसाब से राजस्थान की कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो उस समय मैंने ये कहा कि देखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, स्कूल जाएगा इंडिया तो विश्व के साथ खड़ा रह पाएगा इंडिया, अन्यथा जहां है वहीं पर थम जाएगा इंडिया। यस। तो स्कूल बच्चा कब जाएगा? गांव में आज भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। अगर एक ही शिक्षक है तो वो कितने विद्यार्थियों को पढ़ाएगा? वो पहली वाली कक्षा को पढ़ाएगा, 5वीं को भी पढ़ाएगा। उसकी स्किलिंग क्या ऐसी है? आज हम एआई के क्षेत्र में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आने वाले समय में 1 करोड़ युवाओं को एआई में हम कौशल्य प्रदान करेंगे, उनका कौशल्य विकास करेंगे। परंतु उस कौशल्य विकास के लिए हमारे पास एआई एक्सपर्ट्स इतने हैं क्या? यस। ये आवश्यकता जो है वो ये है कि शिक्षा देने वाले, स्किलिंग करने वाले। मैं आपको एक बात और भी बता कि ऐसे कई, ये सरकार के ही आंकड़े कई बार ऐसे आते हैं कि कई ऐसे कौशल्य केंद्र बने हुए हैं जहां पर ये मतलब वहां पर स्टूडेंट आते ही नहीं है। एनरोलमेंट जो हो रही है वो कागजों पर है। गांव में आप जाइए, एनरोलमेंट जो होती है वो कागजों पर होती है, शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसे अनेक हमारे पास ऐसे वीडियोस और साक्ष्य हैं। तो आवश्यकता ये है कि अगर सरकार ने आगे बढ़ना है तो ये शिक्षकों की जो कमी है इसे पूरी करनी पड़ेगी। जो सरकारी स्कूल्स हैं उसे इक्विप्ड करना पड़ेगा शिक्षकों और साधनों संसाधनों से। करीब करीब ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां पर विद्यालय के पास, स्कूल के पास अपना मकान ही नहीं है, भवन ही नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है।
मैदान नहीं है। अगर खेलेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, मैदान ही नहीं है तो क्या करेगा इंडिया? बराबर है। कहाँ खेलेगा इंडिया? राइट। तो सर ये भी सरकार को ये बात पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने जैसे बताया 1 लाख स्कूल ऐसी है जहाँ पर एक ही शिक्षक है, तो वहां पर शिक्षकों की भर्ती हो। राज्य सरकार जहां पर चलाती है वहां पर उनको भी ये कहना आवश्यक है। सरकार को प्राइवेटाइजेशन पे बड़े कोई समस्या नहीं है, परंतु सरकारी स्कूलों के नुकसान पर उस पर जाना ये उचित नहीं है। ये सरकार को समझना होगा। यस, ये सर ये तो गलती जो है शुरुआत से हुई, जब से हम आजाद हुए उसके बाद से ये एजुकेशन फील्ड ऐसा फील्ड रहा जिसको हम कहेंगे निग्लेक्ट करते गए, जिसका खामियाजा जो है हम लोग भुगत रहे हैं अभी। लेकिन सर जब आप हम सब सोचते हैं 1 लाख से भी ज्यादा सिंगल टीचर स्कूल है, तो आज बच्चों को टीचिंग प्रोफेशन में लाना, अट्रैक्ट करके लाना बहुत एक बड़ी समस्या है। कोई टीचर बनना नहीं चाहता क्योंकि सैलरी का बहुत बड़ा एक सवाल होता है। प्राइवेट स्कूल में तो और भी ज्यादा कम होती है। मैंने भी जॉब किया है तो प्राइवेट स्कूल में किया है, और कितनी सैलरी मिलती थी मुझे ही मालूम, बताने जैसी नहीं है सर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब गवर्नमेंट को रियल में अगर अट्रैक्ट करना है टीचर्स, एक सैलरी का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। दूसरा इशू सर मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, मैं प्राइवेट स्कूल में थी तो इसलिए लकी रही, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है उनको दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं सर। ये जनगणना, फिर वो इलेक्शन का काम, मतलब वो पढ़ाएगा नहीं बच्चों को, लेकिन ये काम करना है। तो इसके बारे में भी अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है बच्चों को सरकारी स्कूलों में से, तो ये भी सोचना पड़ेगा। और सर आज मैं बोल सकती हूँ खुलेआम, जब भी हम पेपर चेकिंग के लिए जाते थे सर, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारे साथ। जो एक पेपर चेक करने के लिए पैसा सरकारी टीचर को मिलता था, उससे कितना ज्यादा कम हमको मिलता था क्योंकि हम प्राइवेट टीचर से, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हमारे साथ। तो हमको ऐसा लगता एक था और भी कि बात है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वो जो टीचर्स लाती हैं, मुझे पता है मेरे एक मित्र ने ऐसा कहा था कि अगर कोई बीएससी पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो बताइए ना, साइंस में पढ़ाने के लिए चाहिए। अब वो कैसे पढ़ाते हैं वो तो उसको आता ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है पढ़ाना, सर। बच्चों को पढ़ाना ये एक स्किल है, ऐसे ही नहीं ये होते। इसलिए तो आपने पीटीसी कॉलेजेस शुरू किए हैं, बीएड किए हैं, किए हैं, आप मास्टर्स करवाते हैं। तो ऐसा बीएससी वाला आएगा पढ़ा देगा, ये कैसे होगा? तो स्किल्ड टीचर भी होने चाहिए वहां। और यस। जब वो टीचर पढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, पढ़ाने वाले टीचर का लाइफ स्टैंडर्ड जो है, वो वर्तमान में जो भारत का एवरेज लाइफ स्टैंडर्ड है, उस लाइफ स्टैंडर्ड के साथ चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो समझा है भारतीय संस्कृति को, उसमें ब्राह्मण जो काम था वो भारतीय संस्कृति और संस्कार को समाज में ले जाने का काम। उसे मांगने का भी अधिकार नहीं। अगर मांगेगा नहीं तो वो अपना घर चलाएगा कैसे? तो ऐसा प्रावधान है कि तत्कालीन समय में जो उस समय के समाज की जो जीवन पद्धति है, उस पद्धति, वही पद्धति ब्राह्मण की भी होनी चाहिए। और इसका दायित्व जो है वो समाज को दिया गया, यस। समाज ने करना पड़ेगा। आज राइट। अगर हम समाज की बात छोड़ दें तो ये समाज आज हमारे लिए, क्योंकि हमने लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चुनी हुई सरकार हमने बनाई है, तो स्वाभाविक रूप से वो समाज जो है हमारे लिए सरकार है। सरकार ने ये सोचना पड़ेगा और ये करना भी पड़ेगा, केवल सोचना नहीं है, ये करना पड़ेगा। यस। दूसरी बात सर ये है सर कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं व्यूअर्स का भी अलग व्यू होगा, हमने शुरुआत से लेकर हायर एजुकेशन को ज्यादा कंसंट्रेट किया। इतने आईआईटीज है, आईआईएम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो हमने बहुत सारे शुरू किए। लेकिन जितना कंसंट्रेशन हमारा प्राइमरी स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स पे होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया। और अभी ऑल ऑफ ए सडन आप अगर बोलोगे कि पूरे देश की सारी गवर्नमेंट स्कूल्स को चेंज करना है, तो ये बहुत एक कंप्लीटली डिफिकल्ट टास्क रहेगा, क्योंकि इतने सालों तक वो दुर्लक्षित क्षेत्र ही रहा है। तो ये भी एक गलती हमारे सरकारों से हुई, तत्कालीन सरकार से भी हुई, और अभी भी हम बोल सकते हैं कि
हम लोग कि अपने यही कॉलेज हायर एजुकेशन को कंसंट्रेट करते रहे और ये गांव के स्कूल फिर तालुका लेवल के स्कूल्स यहाँ पे उतना ऐसे आम समझिए नहीं कि है। आपने आपने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन तो खड़ा कर दिया, लेकिन राइट, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो बच्चे आने चाहिए, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की ही नहीं। जैसे राइट सर। मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ। सिलेबस बना दिया, दे दिया, जाओ पढ़ाओ, और बच्चों को और पेरेंट्स को बोल दिया अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस ग्रेजुएट हो जाओ। आज स्थिति हो गई है, ग्रेजुएट हो जाने के बाद उसको नौकरी मिलेगी। ये रिपोर्ट यही कहती है हम्म। कि कॉमन ग्रेजुएट है वो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड वो है जो मतलब जो अनपढ़ है वो एम्प्लॉयमेंट पा रहा है। ग्रेजुएट से समस्या है, उसको नौकरी लेने में समस्या है। क्योंकि मैं इसमें राजीव गांधी को याद करना चाहूंगा। उस समय उन्होंने एक व्यवस्था शुरू की थी 11वीं से, 11वीं 12वीं में 2 वर्षों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए। हम्म। वो यस। फिर वो पूरा खत्म हो गया, नहीं चला। अलग से अगर किसी को जाना है ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब टैली वगैरह काफी सारी चीजें थी उसमें, नहीं हुआ। आज ये होना तो चाहिए। शिक्षक कम से कम क्वालिटी शिक्षक होने चाहिए, और शिक्षकों को बाकी सारे कामों के लिए अगर आपको लेना है तो वैकेशन में लीजिए, पढ़ाने के समय पर ना लीजिए। उनको उनको डेडिकेट कीजिए। वो भारत देश का भविष्य बना रहे हैं। यस। वो अगर एसआईआर करने जाएगा, वो आबादी गिनने जाएगा, सेंसस करने जाएगा, फिर वैक्सीनेशन भी करने जाएगा, वो कब पढ़ाएगा। इसीलिए नहीं पढ़ा पाते हैं ना फिर वो, तो क्योंकि ये काम आ जाता है सब बीच में। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत साल पहले, उसमें यही लिखा हुआ था, नाम भूल गई मैं, कि टीचर को सिर्फ टीचिंग करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, तो ही जाके कुछ बच्चों के लिए वो फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात सर अभी ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ सीजेपी का, उसके बाद कहा कि हर यूनिवर्सिटी में एक मंत्री जाके युवाओं के साथ संवाद करेगा। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि गांव में जो बसे हुए लोग हैं या गांव में जो हमारी स्कूल्स है, वहां भी वहां का विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो भी जाके संवाद करे, टीचर्स पेरेंट्स स्कूल्स की हालत देखे, इतने सारे फंड्स मिलते हैं इनको, वो सही मायने में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उपयोग करे, ये भी तो एक बहुत बड़ी संभावना है सामने। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि सरकार ने किसी को भी जाने के लिए प्रतिबंध ही क्यों लगाने पड़े। राजस्थान सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। अब बता दीजिए ना कि हमारी स्कूलों की स्थिति ये है, हम इसमें ये सुधार करने वाले, इसके लिए हम्म। हमारा ये कार्य ये करना चाहिए। दूसरा, मैं मानता हूं कि नेताओं को किसी भी स्कूलों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उनके जाने के बाद और जाने से पहले और जाने के दौरान स्टूडेंट पढ़ ना उनका उनकी पढ़ाई होती है, और उनका पूरा का पूरा दिन बिगड़ जाएगा। और उनके जाने के बाद जो है वो और समस्या उनकी और आ जाएगी कि फिर वो जिस जिस पार्टी की भी सरकार है, राज्य सरकार या वो, उसके कार्यकर्ता आएंगे, प्रधानाचार्य से बैठेंगे, फिर क्या होगा, उनका कोई कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये तो आने वाले समय के मतदाता भी हैं। तो जाइए केले बेचिए, बांटिए, फिर चॉकलेट्स बांटिए, ये करिए वो करिए, फिर वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो। नेताओं को नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं नेताओं को नहीं जाना चाहिए। तो हाँ, ये बात वहां सर पर तो अगर फिर, आपको भेजना है, आपको हाँ सर, भेजना है, चेतन भगत को भेजिए ना, तो आपको फिर एक भेजना है। पैनल बनाया अब जाए, पैनल हाँ, बनाया आपको जाए कि, भेजना है। यस। मैं वही बता रहा हूँ, आपको भेजना है, नीति आयोग के चेयरमैन को, नीति आयोग के सदस्यों को भेजिए। आईआईटीज के जो आपके आचार्य हैं या प्रोफेसर हैं, उनको भेजिए। और उनको भेजकर ये कहिए कि आपको प्रोटोकॉल सारे छोड़कर स्कूल के दरवाजे के बाहर, जैसे पुराने समय में भारतीय संस्कृति में ये है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, जब महाराजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो अपने सारे राजा का वेश जो है वो भी बाहर छोड़कर जाते हैं।
तो यस, आप अपनी ये जो स्टेटस है ना उनको स्कूलों में लेकर मत चलो। आप वहां पर हमारे गोल्ड मेडलिस्ट को भेजिए ना, जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर आए, हमारे बॉक्सर्स को भेजिए। तो वो आदर्श होने चाहिए वहां पर। बच्चों को आदर्श क्या देना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को भेजिए। साइंटिस्ट को भेजिए ना, इसरो में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। नेताओं को मत भेजिए कृपया। मेरा भी मोदी जी से ही आग्रह है, मोदी जी आप अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, आप विकसित भारत करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि आपने अगर तय किया है तो इसके लिए आप बुनियाद भी बनाते हैं, आप उसके ऊपर पूरा महल बनाएंगे। ये आपकी दृष्टि में इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रेडी है। मैं छोटा सा हूं, मैं छोटे दिमाग से, छोटी बुद्धि से, छोटी जगह से सोच के ये कहता हूं कि कृपया नेताओं को स्कूल कॉलेजेस में जाना वर्जित कर दीजिए। वहां पर आप मेडलिस्ट को भेजिए, शिक्षकों को भेजिए, जो या प्रोफेसर को भेजिए, आचार्य एजुकेशनिस्ट को भेजिए। अच्छे जो यस। मतलब चेतन भगत है, अच्छे हैं, मैंने केवल नाम लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों को भेजिए। They तो can use उनको जो retired आप आदर्श principal. बनाना चाहते हैं कि आपके हमारे भविष्य के जो सिटीजन्स हैं उनके आदर्श क्या होने चाहिए, ऐसे लोगों को स्कूल में भेजिए। ऐसे लोगों को नहीं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में भेजिए। इसमें सर ये नेताओं भी को हो मत सकता है, भेजिए। राइट, जो रिटायर्ड हो गए टीचर्स है या फिर प्रिंसिपल है, जो उसके बारे में जानते हैं क्या प्रॉब्लम्स है, इसके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ऐसे लोगों को भी भेज सकते हैं, उनका एक पैनल बना के, और सही रिपोर्ट फिर जाएगा शायद गवर्नमेंट के पास। तो सर ये तो सर चर्चा करेंगे तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है वो चौंकाने वाला भी है, हमारी आंखें 103 खोलने पेज है, वाला भी पढ़ते है। जाएंगे तो भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, यस, तो यही मैं कहना चाहती थी कि सही मायने में अगर देखा जाए तो ये नीति आयोग ने सरकार को या फिर जो भी है यहाँ पे काम करने वाले शिक्षा क्षेत्र में, उनको एक आईना दिखाया है कि आप देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या नहीं है। हाल ही में शायद नीति आयोग की एक मीटिंग हुई, और पहली बार इतने सालों में किसी ने उस मीटिंग का बाइकॉट नहीं किया। सारे के सारे 28 चीफ मिनिस्टर उसमें अटेंड कर रहे थे। तो ये भी एक अचीवमेंट है सरकार के लिए इतने इसका सालों के कारण बताओ, इसका कारण बाद। बताओ। सबके मन में एक डर है, जेनजी का। सबके हाँ, मन यस, में डर है कि राइट, अगर राइट, इन्होंने वोट नहीं दिया तो गए। यस, तो यस, ये यस, लेकिन काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। ये सर। तो और यही है सर कि अंत में हम यही कहेंगे कि सुदृढ़ भारत में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहेगा, और विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं वो बिना इस क्षेत्र के डेवलपमेंट से पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब पॉसिबल होगा। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। मुझे बहुत आशा है कि हमारा ये वीडियो दर्शकों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। सर्व शिक्षा अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।